students, I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College कोटा। बच्चों, हमने पहले MOT के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, उनको मिक्स करके बनते हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो है वो सराउंड लोकेटेड होता है और सराउंड कर मतलब वो रोटेट करता रहता है दोनों न्यूक्लियस के जो है, और एक सिलिंड्रिकल जो है ऑर्बिटल आपका बन जाता है जिसको कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको एनर्जी अगर MO की कैलकुलेट करनी है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो उसके लिए आज हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन को देख रहे हैं, जो कि हमको बच्चों पता है कि जिसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, HA एंड HB, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो HA प्लस HB प्लस या HA प्लस HB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है हमारे पास, तो या तो वो HA के ऊपर है या वो HB के ऊपर है, और दूसरे में वो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर जो शाई MO हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसका मान C1 शाई A प्लस C2 शाई B। तो यहाँ पर C1 और C2 जो है वो हमें पता है मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं, जिनका मान हम निकालेंगे। और शाई A और शाई B जो है आपके 2 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जो वेव फंक्शन है वो शाई A और शाई B है। और जो शाई MO है उसके लिए हमने पढ़ा है कि अगर हमको एनर्जी का मान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए निकालना है तो वो हम किसकी मदद से निकालेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की मदद से निकालेंगे। ये हमने पहले जब ऑपरेटर्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि H शाई MO इज इक्वल टू E शाई MO, यानी कि जो एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करते हैं। और ये H जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसका मान हम क्या बताते हैं, -h² अपॉन 8π² m डेल्टा स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज हैं तो -e² अपॉन 4πe0 एप्सिलॉन 0 1 अपॉन RA प्लस RB प्लस e² अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 कैपिटल RAB। तो ये हमारा जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल RAB। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये अगर हम देख रहे हैं 2 एटम्स HA और HB हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के मध्य के मतलब बीच में है, और यहाँ से जो दूरी जो HA आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन से दूरी है, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो RA है, और HB न्यूक्लियाई से जो दूरी है RB है, और दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो दूरी है वो RAB के बराबर है। ठीक है, तो अब हमको कैलकुलेशन करनी है कि एनर्जी हमारी MO वेव फंक्शन की क्या होगी। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ क्या करते हैं, शाई MO H शाई MO D टाउ या D लैम्डा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और नीचे भी आपका इंटीग्रल शाई MO D लैम्डा। तो यहाँ पर हमने बीच में हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आया है शाई MO H शाई MO, और नीचे हमारा शाई MO। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि हम शाई की जो सॉल्यूशन करते हैं तो उसके लिए हमने 4 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उन पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था कि E की वैल्यू जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से इस प्रकार से निकाली जा सकती है। आप बच्चों यहाँ पर हमारा H का मान जो है वो क्या है, हमारा जो शाई MO है ना, शाई MO विच इज इक्वल टू C1 शाई A प्लस C2 शाई B, उसकी अगर हम वैल्यू इसकी जगह किसकी जगह रखते हैं, शाई MO की जगह रखते हैं, तो यहाँ पर C1 शाई A प्लस C2 शाई B, फिर बीच में आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एंड अगेन C1 शाई A प्लस C2 शाई B D लैम्डा। नीचे हमारा सिर्फ दोनों जो अपने वेव फंक्शंस हैं, तो C1 शाई A प्लस C2 शाई B, C1 शाई A प्लस C2 शाई B D लैम्डा। अब हमको ये हमारी 3rd इक्वेशन हमने इसको बोला है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मतलब ऊपर और नीचे हम इनको इक्वेशंस को खोल रहे हैं। तो बच्चों जब हम इनको खोलेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो वो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, हम जब फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1² हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, शाई A H
शाई ए डी लैम्डा। इसी प्रकार से जब हम C2 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C2 स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया और शाई बी एच शाई बी डी लैम्डा। और ये जो टर्म है ये क्योंकि दोनों बार करना पड़ेगा तो 2 इंटू शाई C1 C2 शाई ए एच शाई बी डी लैम्डा। तो इस तरह से ये हम इसको खोलेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, न्यूमरेटर को, तो हमको ये प्राप्त होगा। नीचे जो है आपका अगेन इट विल बी C1 स्क्वायर शाई ए स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर शाई बी स्क्वायर प्लस 2C1 C2 शाई ए इंटू शाई बी डी लैम्डा। और इन सब का जो है इंटीग्रल वैल्यूज है। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को खोल लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी इंटीग्रल वैल्यूज हैं शाई ए एच शाई बी एच शाई बी और शाई ए एच शाई बी, इन इंटीग्रल्स की जगह हम दूसरी टर्म्स हम लिख रहे हैं। जहाँ पे शाई ए एच शाई बी होगा वो हम इसको एच ए बी बोल रहे हैं, जो कि आपका अनुनाद समाकलन या रेजोनेंस इंटीग्रल को बता रहा है ना। जहाँ पे एच आपका शाई ए एच शाई ए है उसकी जगह एच ए, जहाँ शाई बी एच शाई बी है उसकी जगह एच बी बी, और जहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म है शाई ए शाई बी डी लैम्डा, तो इसकी जगह है हम एस ए बी लिख रहे हैं। तो हमारा ये जो एच ए बी है ये इंटीग्रल जो है ये रेजोनेंस इंटीग्रल को बता रहा है, अनुनाद समाकलन को बता रहा है। और शाई ए शाई बी एच शाई बी ये हमारे कूलम इंटीग्रल्स को बताते हैं। और ये जो शाई बी है ये हमारा ओवरलैप इंटीग्रल है जो कि बॉन्डिंग बना देता है और इसको हम अतिव्यापन समाकलन बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी हमारा बॉन्ड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। अब बच्चों अगर हम इसको इन इक्वेशंस को हमें आगे सॉल्व करनी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएशन थ्योरम, परिवर्तन सिद्धांत को हम यूज़ करेंगे। और हमारा परिवर्तन सिद्धांत क्या बोलता है कि C1 और C2 की कौन सी वैल्यूज हम लेंगे, वो वैल्यूज लेंगे जो कि एनर्जी के लिए निम्नतम मान देते हैं। तो जो हमारे इंटीग्रल वैल्यूज हैं उसमें अगर हम इनकी जगह एच ए एच बी बी और एच ए बी पुट कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी की जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या है, C1 स्क्वायर एच ए प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी प्लस 2C1 C2 एच ए बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी। यहाँ पे हमने जो है इनको कूलम इंटीग्रल्स बोला है, ये ओवरलैप इंटीग्रल है और ये रेजोनेंस इंटीग्रल है। ठीक है, अब हमने कहा कि C1 और C2 की वैल्यूज कौन सी होंगी, वो जो कि एनर्जी का मिनिमम मान जिनसे हमें मिले तो हम वो वैल्यू C1 C2 की रखेंगे। यानी कि जब डेल ई बाई डेल C1 इज इक्वल टू 0 हो और डेल ई अपॉन डेल C2 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि इसकी जब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2C1 एच ए माइनस ई प्लस 2C2 एच ए बी माइनस ई एस ए बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम डिफरेंशियल देखेंगे डेल ई अपॉन डेल C2 तो हमारे पास आ जाएगा 2C1 एच ए बी माइनस एस ए बी ई प्लस 2C2 एच बी बी माइनस ई अपॉन C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 स्क्वायर। C1 C2 हमारे मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो डेल ई बाई डेल C1 और डेल ई बाई डेल C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हमारी जो है जब हम इनको ये नीचे जो आपके डिनोमिनेटर हैं ये 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब जो हमारी न्यूमरेटर वैल्यू हैं उनको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो ऊपर आपका और 2 सारे कैंसिल हो गए तो C1 एच ए माइनस ई प्लस C2 एच ए बी माइनस ई एस ए बी और C1 एच ए बी माइनस ई एस ए बी और प्लस 2 या C2 एच बी बी माइनस ई, इनको हमने 0 के बराबर रख लिया। अब बच्चों ये जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं दिस एच ए माइनस ई एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी और एच बी बी माइनस ई और C1 C2। अब क्योंकि C1 C2 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकते तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट इनके कोफिशिएंट्स का है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो एच ए माइनस ई एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी और एच बी बी माइनस ई ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब
क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं उनके नेचर जो है आइडेंटिकल है, तो हम कह सकते हैं कि HAA और HBB जो है वो सेम है, उनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो जब हम इसको आगे देखें तो इसमें हम HAA माइनस E और ये HBB को भी हम HAA मान सकते हैं, तो HAA माइनस E स्क्वायर हो जाएगा और HAB माइनस ESAB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हमको HAA माइनस E क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ HAB माइनस ESAB। अब यहाँ पर हमारी जो दो एनर्जी की टर्म्स आ जाएंगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जिनको हम E प्लस और E माइनस से भी डेजिग्नेट कर रहे हैं, और E1 और E2। तो इनका मान क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे H के टर्म्स है एक तरफ ले लेंगे, E के टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, HAA प्लस HB अपॉन 1 प्लस SAB, और E2 एंटी बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी आ जाएगी MO के लिए, वो HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB। अब हमको MO वेव फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं कि ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसके वेव फंक्शंस का मान क्या होगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 8 देखें, तो इक्वेशन 8 में क्या है आपके पास, C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस ESAB इज इक्वल टू 0। अब हम अगर E जो है उसके लिए, मतलब E1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, E1 एनर्जी टर्म, तो यहाँ पर हमने E1 रख दिया है। और अब हम इक्वेशन नंबर अगर 13 जो हमने देखी, उसमें हमने क्या लिखा था, E1 इज इक्वल टू HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB। तो अगर हम इसको कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इससे हम HAA की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास E1 इंटू 1 प्लस SAB माइनस HAB आ जाएगा। तो इस वैल्यू को, HAA वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 1 प्लस SAB माइनस HAB और माइनस E1, और आपके पास साथ में क्या है, C2 HAB माइनस E1 SAB इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो हमने वापस से इसी इक्वेशन को हमने लिखा है, बस E की जगह हमने E1 रख दिया है इसमें, और फिर हमने E1 की जगह ये जो हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 13 से वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगी E1 प्लस E1 SAB माइनस HAB माइनस E1, तो E1 टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 टर्म कैंसिल हो गई, तो E1 SAB माइनस HAB प्लस C2 HAB माइनस E1 SAB वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड हमको करना है, E1 SAB माइनस HAB से डिवाइड करना है, तो दोनों टर्म्स को अगर हम एक जैसा ले आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको माइनस C2 कर देते हैं, तो ये E1 SAB माइनस HAB हो जाएगी, और फिर हम इसको E1 SAB माइनस HAB इससे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, C1 आ गया, यहाँ पे माइनस C2 आ गया इज इक्वल टू 0, यानी कि C1 बराबर C2। तो जो दोनों जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं, C1 इज इक्वल टू C2। तो अब इसी तरह से अगर हम E2 के लिए हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू माइनस C2, यानी कि C1 जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। अब तो ये जो एनर्जी टर्म्स हैं इनके लिए अगर हम करस्पॉन्डिंग MO देखें कि MO क्या होंगे, तो आपका Ψ1 जो कि बॉन्डिंग के लिए है दैट इज C1 इंटू Ψa प्लस Ψb, और एंटी बॉन्डिंग के लिए C1 Ψa माइनस Ψb। ठीक है, अब हमको कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन जो है वो हम लगाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, कि स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी जिससे हम निकालते हैं उसका, तो Chi स्क्वायर D लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। तो अब हमने इसकी जगह क्या रख दिया, C1 Ψa प्लस C2 Ψb जो शुरू में हमने ली थी इक्वेशन, उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे अब, तो आपका C1 स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, Ψa स्क्वायर D लैम्डा प्लस C2 स्क्वायर Ψb स्क्वायर D लैम्डा प्लस 2C1 C2 Ψb D लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब हमको पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारी Ψa स्क्वायर D लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इंटू आपका SAB।
2C1C2 ऐसे भी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम किस प्रकार से लाए, C1 प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 ऐसे भी, ये हमने इसी में इससे हम अब C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर C1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे भी आ गया, तो ये 2 प्लस 2 ऐसे भी आ गया, तो दिस इज C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 ऐसे भी, और C1 हो जाएगा 1/2 प्लस 2 ऐसे भी अंडर द रूट। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ऐसे भी है इसकी वैल्यू ये क्या है, ओवरलैप इंटीग्रल है कि कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ओवरलैपिंग बताएगा। और हमें पता है कि जो हमारा इंटीग्रल शाई ए शाई बी डी लैम्डा था उसको हमने ऐसे बी के बराबर रखा था। तो हमारे जो दो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं C1 एंड C2, वो अगर C1 C2 बराबर है तो C1 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस 2 ऐसे भी, और C1 जो है वो माइनस C2 के बराबर है तो C2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमने जो ऐसे भी है वो हमें पता है ओवरलैप इंटीग्रल है, और हमने ऐसे भी को किसके बराबर रखा है, शाई ए शाई बी डी लैम्डा के बराबर। तो ये हमारा कोफिशिएंट C1, और हमें पता है कि C1 जो है दैट इज प्लस माइनस C2 के बराबर। तो जब C1 C2 है तो हमारा C1 कोफिशिएंट का मान 1/2 प्लस 2 ऐसे भी हो जाएगा, और जब C1 इज इक्वल टू माइनस C2 है तो यहाँ पर ये 2 माइनस ये प्लस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 ऐसे भी। तो इस प्रकार से हमारा जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको कि हम शाई एस और शाई ए या शाई 1 और शाई 2 से हम बता रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन शाई 1 किसके बराबर था, C1 इंटू शाई ए प्लस शाई बी के बराबर। तो यहाँ पर हम C1 की वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2 ऐसे भी, और ऊपर आपका शाई ए प्लस शाई बी। इसी प्रकार से जब हम एंटी बॉन्डिंग का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शाई 2 हमारा C2 शाई ए माइनस शाई बी के बराबर है, तो यहाँ पर C1, तो यहाँ पर आपका वापस से ये माइनस C2 के बराबर 1/2 माइनस 2 ऐसे भी अंडर द रूट हो जाएगा, और शाई ए माइनस शाई बी हो जाएगा। ठीक है, और हमारे बच्चों यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यूज हैं वो क्या है, HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB एंड HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB। ये हमारा जो सममित आणविक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये हमारा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर हम ये एनर्जी जो हमारी टर्म्स आई हैं हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू, इनको हम दिखाते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम E1 या E प्लस को हमारा क्या हो गया 1/SAB इनवर्स और HAA प्लस HAB, और एंटी बॉन्डिंग के लिए HAA माइनस HAB और इसको 1 माइनस SAB इनवर्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो एनर्जी टर्म्स आए वो सिमेट्रिकल और जो आपके एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। अब बच्चों अगर हमको इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा शाई 1 स्क्वायर से हम बताते हैं, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर लेकर, और इसका हमारी जो वैल्यू है ये क्या है शाई ए प्लस शाई बी, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमको शाई 1 स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर हम इसको जो शाई 2 स्क्वायर है तो वो आपका इससे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा शाई ए शाई 2 स्क्वायर, हम शाई ए माइनस शाई बी लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको अगर खोल के देखें कि शाई 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/ आपका ये 2 प्लस 2SAB है ना, और ये क्या है आपका, आप स्क्वायर ले रहे हो, इसका आपने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे इसका तो स्क्वायर हो जाएगा शाई ए प्लस शाई बी का, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2SAB माइनस 1, हम ऊपर लेके ऐसे लिख सकते हैं, और ये शाई ए स्क्वायर प्लस शाई बी स्क्वायर प्लस 2 शाई ए शाई बी। और इसी प्रकार से अगर हम जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका निकालेंगे तो 2 माइनस 2SAB माइनस 1, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम
इनको प्लॉट करके देखें, अगर हम जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है और जो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके बीच में हम प्लॉट देखें तो ए और बी क्या है, हमारे दो न्यूक्लियाई हैं, है ना। जो हमारे दो एटम्स ए और बी हैं हाइड्रोजन के, उनके न्यूक्लियाई ए और बी हैं। ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि शाई स्क्वायर और शाई डी स्क्वायर है। और इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमारा क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है शाई 1 स्क्वायर, ठीक है। तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों से अधिक है। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि हमारे जो दो न्यूक्लियाई थे, दो हाइड्रोजन एटम्स के, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब न्यूक्लियाई जो है ए इलेक्ट्रॉन जब उसके पास है तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो शाई स्क्वायर होगा। जब इलेक्ट्रॉन बी के पास है तो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन शाई डी स्क्वायर के हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के बीच में है तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में हाई हो गई। इसी प्रकार से अगर हम एंटी बॉन्डिंग का केस देखें तो यहाँ पर हमारा नोडल प्लेन आ जाता है, और यहाँ पर जो आपके जो शाई 1 स्क्वायर जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी जो वैल्यू है वो जो करस्पॉन्डिंग आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शाई ए स्क्वायर और शाई बी स्क्वायर है उससे कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं।